ये सब बताया कल गाइस मैंने आप लोगों को, एक बार लिखिए फिर इसको पढ़िएगा, आपको कल का रिकॉल हो जाएगा। एक मिनट गाइस, एक डॉक्यूमेंट भेजना है। लिखिए इतना गाइस, अब वही लिख रहा हूँ, लिखिए।
लिखिए इतना गाइस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी मैंने आपको समझाया है, कल भी समझाया था आप लोगों को। इसको ऐसे कर लिए, कोट्स में डाल दीजिए। मार्केट प्राइस आप लोगों को बताया था मैंने पिछले चैप्टर में। व्हाट इज मार्केट प्राइस, राइट? तो कॉस्ट लिखिए ऐसा, इनपुट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ये टेबल मत बनाइएगा अभी गाइस। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है कैलकुलेशंस एग्जाम में। आपको क्या करना है वो अपन बाद में देखेंगे। देखिए, एक फार्मर है जो कॉटन प्रोड्यूस करता है। एक है गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर जो फार्मर से कॉटन परचेज करता है।
और उसको स्पिन करके कॉटन को कपड़ा बनाता है, कपड़े से वो गारमेंट्स बना देता है, मतलब रेडीमेड गारमेंट्स बना देता है, राइट। और ये फिर बेच देता है रिटेलर को। रिटेलर बेचता है वो जो रेडीमेड गारमेंट है, टी शर्ट या जो भी है, वो एंड कंज्यूमर। ये फार्मर को इनपुट कुछ भी नहीं लग रहा है। कॉटन हमें जमीन से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सबसे पहली बार जब कॉटन मिला होगा तो फ्री में ही मिला होगा। उसके बाद सीड्स बने, डेवलप हुआ, वगैरह वगैरह हुआ। हाँ, लैंड फ्री है। पहले के अगर अगर आप एकदम फर्स्ट टाइम जब कॉटन प्रोड्यूस हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा बताओ मुझे। क्या किसी ने पहले जमीन खरीदी होगी, फिर बीज खरीदे होंगे कॉटन के? कैसे किया होगा? हैं? क्यों खरीदी होगी? बहुत साल, एंशियंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ, जमीन ही जमीन थी लोगों के पास। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपकी जमीन थी। करेक्ट और नॉट? उस समय क्या था? कुछ नहीं था। बट सीड्स हो ही नहीं ना कोई। सर, बीजे से अगर फार्मर से अपन व्यवस्था कोई भी फार्मर, अभी का छोड़ो, अभी तो सीड्स खरीदते हैं। वो केमिकल बेस्ड सीड्स होते हैं, वो मशीन से बनते हैं सीड्स। पहली बार कॉटन कैसे बना होगा ये बताओ मुझे। सीड्स कहाँ से आ गए? घर में बनाया आपने या फैक्ट्री में बनाया? तो इससे शीप से निकलता है कॉटन? सीड से? शीप से वूल निकलता है, कॉटन नहीं निकलता है। जो भेड़ होती है ना, उससे, वो भी वो वाली भेड़, कौन सी हर वाली भेड़ नहीं, एक वो खास तरह की भेड़ होती है, शीप जिसको हम कहते हैं। और क्या, कॉटन का पौधा होता है, नहीं पता है आपको? फूल होता है, फूल में से फिर कॉटन निकलता है। अरे, ऊन निकलता है, ऊन जो होता है ना, ऊन, वो निकलता है। अभी तो सिंथेटिक वूल आता है मैक्सिमम, और जो ओरिजिनल वूल होता है जिससे सिंथेटिक वूल बनाया था, वो भेड़ से निकलता है, शीप से। कॉटन हमें जमीन से मिलता है। बोलिए। पर ये तो अपन अभी के साथ, अभी के हिसाब से कहेंगे तो मुझे बहुत बड़ी चेन बनानी पड़ेगी। अभी के हिसाब से भी कहीं ना कहीं तो सीड फ्री में आया होगा ना, क्योंकि सीड आप घर में और फैक्ट्री में तो बना नहीं सकते हैं। बना सकते हैं क्या? सर प्रोसेस पहली बार सीड आपने जमीन से निकाला, मतलब वो पौधा होगा, उससे आपने सीड निकाला, उसको आपने प्रोसेस किया, वही सीड आजकल मार्केट में बिकते हैं। प्रोसेसिंग का भी पैसा, हाँ राइट। तो हम प्रोसेसिंग देखेंगे ना, पर हम फार्मर की क्यों देखें? मैन्युफैक्चरर की देख लेंगे, उसको तो लग ही रहा है कॉस्ट। हाँ, वैसे भी आपको तो मेन पॉइंट फार्मर से क्या लेना देना, आपको बीज का वैल्यूएशन जाना। मैंने बीज का नहीं, फार्मर का वैल्यूएशन होता है। तो पर फिर फार्मर तो जीरो ही, मतलब हाँ ठीक है, वो कमाया उसने जो पैसा, उसको बेच के उससे वो कल कल बताया था एग्जांपल, जो हाँ क्रिकेट का बैट बनाया उसने क्या खर्चा किया, कि उसके पास जमीन थी या उसके लकड़ी का कारखाना था कहीं पे? नहीं। आप भी कर सकते हो ऐसा, जाओ किसी भी पेड़ से एक ट्रंक, तना तोड़ लो और उसको शार्प करके बना दो क्रिकेट बैट। गांव में लोग ऐसे ही करते हैं आज भी। नहीं नहीं, अब आप रेगल चौराहे पे खड़े हुए पेड़ काटोगे तो करेगा ही। एसपी ऑफिस के सामने सीधे ऐसे करोगे तो यही होगा फिर तो। नगर निगम से पहले पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। पर मैं इन जनरल बता रहा हूँ, आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, यहाँ से उनका रिश्वत से ज्यादा रास्ते में किसी पेड़ का तोड़ोगे, कौन कौन बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतने फूल लगे होते हैं अलग अलग जगहों पे, लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं, तो क्या खरीद के चढ़ाते हैं? क्यों, मतलब खरीदने वाले मिलते हैं अलग से, पर बहुत सारे जो जो रोज वाले होते फ्लावर सेंटर के बाद, हाँ, पर जो रोज वाले होते हैं वो कॉलोनी में ही देखते हैं किसके यहाँ लगा, वहां से बाहर से ही तोड़ लिया और एक दो फूल तोड़े चढ़ा दिए भगवान, जो रोज पूजा करने आते हैं। फ्लावर सेंटर तो फिर जनरली वो भी तो पैसे इकट्ठा करके या कुछ करते हैं, हाँ, बेचते होंगे ना, इकट्ठा होता है। ये समझ में आया? हाँ, उसको और कोई मटेरियल नहीं लगा, मान लीजिए अभी हम ऐसा मान रहे हैं, उसकी लेबर लगी, उसने बोला कि लेबर मेरी जो है ये 10,000 रुपए की। बहुत सारा कॉटन निकाला है उसने, उसमें उसको मेहनत लगी है, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं लगा, अदर एक्सपेंस कुछ नहीं लगा, उसकी टोटल कॉस्ट होगी 10,000। वही उसका प्रॉफिट है, मान लीजिए, अगर आप कहें तो मैं इसमें 5,000 और प्रॉफिट जोड़ देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फैक्टर कॉस्ट हो गई 15,000 किसकी? कॉटन में।
अब वो बेचने गया मार्केट में, गवर्नमेंट बीच में आ गई, उसने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिया 10% से, मान लीजिए। क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस माने सब्सिडीज, है ना? वैसे सर फार्मर्स को तो हाँ, नहीं लगता। ये 1500 रुपये हो गया। तो मार्केट प्राइस हो गई उस कॉटन की कितनी? 16,500। समझ में आ रहा है ये? यही कॉटन उसने गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बेच दिया। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट कितने का हो गया? 16,500 का। राइट। अब सिर्फ कपड़े, सिर्फ कॉटन से तो रेडीमेड गारमेंट, टी शर्ट, शर्ट नहीं बन जाएंगे। उसमें बटन है, धागे हैं, राइट, और बहुत सारी चीजें लगानी पड़ेगी। तो अदर मटेरियल उसका कॉस्ट का ही मान लीजिए 4,000 रुपये। उसकी लेबर की कॉस्ट आई 6,000 रुपये। मशीनों का डेप्रिसिएशन रखा 5,000 रुपये। और दूसरा एक्सपेंस लाइक बिजली का खर्चा, ये सब होके मान लीजिए हो गया 3,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ये सम टोटल, राइट। कितना हुआ ये? इसको हम 3,500 हुआ देते हैं। तो ये 16,500, 3,500, 20 हो गया, 24, 30 और 35,000 हो गया। उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया इसमें 8,000। वो बेचना चाहता है मार्केट में अपने गारमेंट्स को 43 में, लेकिन गवर्नमेंट फिर बीच में आ गई, 10% टैक्स ले लिया गवर्नमेंट। बोला आप 43 में नहीं, आप 47,300 में बेचो। तो 47,300 बेच रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये आउटपुट है, ये इनपुट है। बाकी सब आप बीच में खुद कर रहे हो। आ रहा है समझ में? मैन्युफैक्चरर ने ये अपना सारा गारमेंट्स रिटेलर को बेच दिया 47,300 में। राइट। रिटेलर को कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल का तो खर्चा नहीं लगा, लेबर उसकी लगी, लेकिन वो लगी मान लीजिए 3,700 रुपए। उसके खुद के फिक्स एसेट्स का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, शॉप का डेप्रिसिएशन लगा 3,000 रुपए। और उसके दूसरे बिजली के खर्चे वगैरह हुए 2,000 रुपए। तो टोटल कॉस्ट अब रिटेलर को हो गई 47,300 प्लस 3,700, मतलब 51। 51 और 5 हो गया 56,000। इसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है 4,000। तो ये हो गया 60,000 का। 6,000 गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया 10%। तो ये हो गया फाइनली ये फिनिश प्रोडक्ट 66,000 का। एंड कंज्यूमर को अल्टीमेटली कितने में मिलेगा? 66,000। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे फाइनल गुड्स कितने का बना? 66 का। अगर आप फाइनल गुड्स मेथड से देखेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन हमने किया साल भर में, उसकी वैल्यू है इस एग्जांपल में 66,000 रुपीज। लेकिन हमको ये पता करना बहुत मुश्किल है कि एंड कंज्यूमर कौन है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर प्रोड्यूसर, इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी और इसके पास भी, ये तीनों प्रोड्यूसर ही है। ये दोनों गुड्स के प्रोड्यूसर और ये सर्विसेज का प्रोड्यूसर है। और इनसे बोलेगी आपका आउटपुट और इनपुट बताओ। मतलब हर का गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन निकालेगी, आउटपुट माइनस इनपुट करेगा। तो इसका आउटपुट कितना है? 16,500। इनपुट कितना है? 0। भाई किसी ना किसी का तो इनपुट 0 होगा ही। आज की बात भी कर लो, आप अगर चेन देखोगे, सप्लाई चेन पूरी, चाहे ये बनाओ, स्पीकर बनाओ, चाहे मोबाइल फोन, चाहे कपड़ा बनाओ, ये सब कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा। सबसे पहले वाले को 0 पड़ी थी, उसने ना तो घर में कॉटन बनाया है, ना फैक्ट्री में बना सकता है वो कॉटन। कॉटन तो जमीन से ही मिलेगा आपको। टायर बनाने के लिए रबर जमीन से ही मिलेगा। उसका भी पेड़ होता है, पता है ना रबर का? नहीं पता? रबर का भी पेड़ होता है। उसमें लिक्विड फॉर्म में रबर निकलता है। उसको फिर वो प्रोसेस करके पूरा रबर बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड रबर प्लांट। हाँ, फेविकोल। गम का। हाँ, हाँ, उसका भी होता है। वो उसका कोई अलग से नहीं होता, वो बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ों से गम निकलता है। लेकिन फेविकोल में भी जितने भी एडेसिव देखते हैं आप, चिपकाने वाले, उन सब में रबर होता है थोड़ा सा। हाँ, प्लास्टिक भी रबर से ही बनता है।
जो प्लास्टिक ग्रेनुअल्स बनते हैं, दाने प्लास्टिक के, जिससे फिर थैलियां बनती हैं फैक्ट्रीज में, जी। वो रबर से बनता है। टायर रबर से बनता है। टायर बनाने में रबर और कोयला दोनों लगता है, कोयला भी लगता है बहुत। सिर्फ पर जैसे प्लास्टिक बैन कर रही है तो रबर जरूरी है, उसको बैन नहीं कर सकते आप, बहुत जरूरी है रबर। मशीन गाड़ियां कैसे चलेंगी? मशीनों में बेल्ट जितने लगते हैं, आपकी बाइक से लेके एक्टिवा से लेके सब जगह बेल्ट लगते हैं अंदर मशीनों में, वो रबर की बने। ये समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? तो इसका वैल्यूएशन कितना हुआ? 16,500 माइनस जीरो, मतलब 16,500। फार्मर का वैल्यूएशन, आउटपुट माइनस इनपुट। इसका कितना हुआ? 47,300 माइनस 16,500, मतलब ये हो गया कितना? 30,800। और इसका वैल्यूएशन हुआ रिटेलर का 66,000 माइनस 47,300, ये हो गया 18,700। आ रहा है समझ में आप लोगों को? हाँ। टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया यहाँ पे? हो गया, फार्मर ने किया एडिशन 16,500 का, मैन्युफैक्चरर या गारमेंट मेकर ने किया 3,800 का, और इसने किया 1,800 का। ये अल्टीमेटली 66,000 ही होगा, जो ये आ रहा है। 64, हाँ 66,000। तो गवर्नमेंट बजाय यहाँ पहुंचने के, गवर्नमेंट यहाँ यहाँ से उस डेटा को कलेक्ट कर। आए समझ में आप सबको गई? बनाइए इसको फटाफट, फिर आराम से देखना है इसको, फटाफट बनाइए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हर प्रोड्यूसर के पास जाती है, उससे सिर्फ आउटपुट लेती है, जिसका आउटपुट 16,500 होता है। इसका 47,300, लेकिन इस 47,300 में ऑलरेडी ये 16,500 इंक्लूडेड है, मतलब डबल काउंटिंग हो जाती है 16,500 में। इसका आउटपुट है 66, और इस 66 में 47,300 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जिसकी भी डबल काउंटिंग हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, बजाय इसके गवर्नमेंट हर प्रोड्यूसर का आउटपुट और इनपुट का डेटा लेके वैल्यूएशन सबका निकालती है। जीडीपी मतलब वैल्यू एडेड वो मिलता है। जीडीपी, हाँ। बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। यहाँ तक आया समझ में आप लोग गई? इसी को हम कहते हैं जीवीए, एट मार्केट प्राइस। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस मतलब सबके सारे प्रोड्यूसर्स की वैल्यू एडिशन को ऐड कर दिया तो क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्लियर? और फिर यहां से निकलता है जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। होता है जीवीए प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जरूरी नहीं है कि ये फार्मर पूरा 16,500 का कॉटन इसको बेचे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कॉटन वो बचा के रख सकता है, बोले जब प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तब बेचूंगा मैं। मतलब फार्मर का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, ऐसी मैन्युफैक्चरर का भी क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। उसने टोटल कितना गुड्स प्रोड्यूस किया, मार्केट प्राइस में मतलब एनआईटी मिला के 47,300 का। तो छुपे सुनो, आप वैसे ही कंफ्यूज रहते हो बहुत, राइट? तो 47,300 का आपने कुछ प्रोड्यूस किया, लेकिन हो सकता है आप उसमें से सिर्फ 30,000 का कुछ बेच रहे हो अभी, बाकी का 17,300 कुछ आपने स्टॉक करके रख दिया, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। तो जीवीए प्लस चेंज इन स्टॉक होता है हमारा जीडीपी एट एमपी।
ये जीडीपी एट एमपी क्यों है? क्योंकि ये ग्रॉस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। डी क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने एनएफआई नहीं लिया है। एमपी क्यों है? क्योंकि इस जो प्राइस ले रहे हैं हम, ये मार्केट प्राइस, इसमें ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड, इसलिए ये जो हमको यहां से जो वैल्यू मिलती है वो जीडीपी एट एमपी होती है। मतलब जीवीए और चेंज इन स्टॉक को ऐड करके जो आता है वो जीडीपी एट एमपी आता है। क्यों आता है मैंने आपको भी बताया। ग्रॉस होता है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। टी डोमेस्टिक मतलब इसमें हमने एनएफआई कहीं ऐड नहीं किया। और मार्केट प्राइस इसलिए कि जो जीवीए हमने निकाला है, ये जो जीवीए निकाला है इसमें खुद मार्केट प्राइस इंक्लूडेड है, नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। ये नहीं। हाँ, इसीलिए कहता हूँ यहाँ रहा करो, आपका ध्यान बहुत भटकता है। ये वाला ये 16,500 जो है, इसमें ये इंक्लूडेड है या नहीं है? हाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से जो प्राइस आती है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। हाँ, इसलिए बस। तो जीवीए में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, ये जीवीए जीवीए कैसे आ रहा है? 16,500 इसको ऐड करके जीवीए आ रहा है, और इसमें 16,500 में इंक्लूडेड है। इसलिए जीवीए प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे तो जीडीपी एट एमपी आए, एट एफसी नहीं आए। जीडीपी एट एफसी तब आता जब हम सिर्फ इसको काउंट करते हैं, पर हम इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इसको कंसीडर करते हैं। क्लियर? लिखिएगा इसे। सो इनपुट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्वेश्चंस में कई बार इनपुट के बदले आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा है। लिखिएगा इसे। अगर आपने ये लिख लिया है तब ये लिखिए। तो यहाँ पे हमें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसके बाद एनएनपी एट एफसी निकालना है ना। हमको देखिए यहाँ तीन सेक्टर्स जो होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों सेक्टर का हमें इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है। ये है आपका आउटपुट प्राइमरी का, और प्राइमरी का ये इनपुट है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब इनपुट। तो आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो इस सेक्टर का मतलब प्राइमरी सेक्टर क्या आ जाएगा?
वैल्यू एडिशन। ऐसे ही ये आपको दिया है आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर का, ये दिया है इनपुट सेकेंडरी सेक्टर का। तो आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर का आपका वैल्यू एडिशन आ जाएगा। ऐसी टर्शियरी सेक्टर का आपको दिया है आउटपुट और ये दिया है इनपुट। तो आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो आपका टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर का वैल्यू एडिशन आ जाएगा। तीनों वैल्यू एडिशन को ऐड करेंगे तो जीवीए आ जाएगा। आपको चेंज इन स्टॉक यहाँ पे कहीं नहीं दिया है, तो जीवीए मतलब यहाँ पे कोई स्टॉक में चेंज नहीं हुआ है, मतलब ना तो क्लोजिंग स्टॉक था ना ओपनिंग स्टॉक है। तो जो जीवी होगा वही आपका जीडीपी एट एमपी हो जाएगा। एक बार जीडीपी एट एमपी आ गया उसको आप एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये ऐसे करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सॉरी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो ये हो गया आपका वैल्यू एडिशन प्राइमरी सेक्टर का, ये हुआ वैल्यू एडिशन सेकेंडरी सेक्टर का। अब ऐसे हम टर्शियरी सेक्टर का लेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर। हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कुछ नहीं करना है क्योंकि आउटपुट में ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड रहता है। अभी बताया मैंने आपको, ये आउटपुट है आपका, इसमें ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स दिया है आपको उसका अभी आपको जीडीपी एमपी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया आपका आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर कितना है बोलिए मुझे, आपको रजिस्टर में देखते हैं। हाँ 2000। और इनपुट कितना है प्राइमरी सेक्टर का 1000 प्लस सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट कितना है 1800। और इनपुट कितना है मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है सेकेंडरी सेक्टर का 800। टर्शियरी सेक्टर का आउटपुट कितना है हाँ 1400। हाँ बोलो। और इनपुट कितना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन टर्शियरी सेक्टर का 600। तो बस यहाँ पे आ गया 1000 प्लस 800 मतलब हो गया रुपीज 2800 करोड़। ये आपका आ गया जीडीपी एट एनपी। क्लियर है राइट? अब क्या निकालना है हमें एनएनपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी में हम क्या करेंगे एनएनपी एट एफसी आ जाए। इस जी को आपको इस एन में कन्वर्ट करना है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, डेप्रिसिएशन को लेस करना है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, लिखवाया मैंने आप लोगों को। डेप्रिसिएशन के दो अलग अलग नाम भी है, एक ये और एक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखो जहां लिखवा है डेप्रिसिएशन आपको वहां पे लिखा होगा, लिखा है मिल गया। तो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल एसेट्स हम लेस कर देंगे मतलब डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। आपको जो टर्म क्वेश्चन में दिया है वही यूज करना है। तो ये करने से जी इस एन में कन्वर्ट हो गया। फिर इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआई आपको ऐड करना है। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये आपको दी हुई है। और फिर इस एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करने हैं। इस तरह से आपका जीडीपी एमपी एनएनपी एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जीडीपी एमपी कितना है हमारा 2800 माइनस
कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल एसेट्स कितना दिया है? 150 करोड़। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है? -30। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया है? 300 करोड़। फिर आ गया हमारा कितना, ये माइनस और माइनस ये हो गया 180, ये भी माइनस में है, हो गया 480। तो 2800 माइनस 480 मीन्स 2320 करोड़। आ गया हमारा एनपी। आया समझेगा इस? हाँ, समझ में आया? पक्का? आना, लिखिएगा इसको यहाँ से। तो गाइस, ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था जीडीपी एट एमपी का, है ना, और इसमें हमने चेंज इन स्टॉक भी देखा है। ये फॉर्मूला को कब यूज करना है ये बता रहा हूँ मैं। जीवीए का मतलब क्या होता है, चलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ ये फॉर्मूले पूरे। ये होता है आपका जीवीए, आउटपुट माइनस इनपुट, करेक्ट और नॉट? अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, राइट? जीडीपी मतलब जीवीए प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये जो फॉर्मूला है, ये आपको तभी यूज करना है क्वेश्चन में, जब आउटपुट के बदले में आपको किसी फर्म का या किसी सेक्टर का सेल्स दिया हो। आउटपुट के बदले क्या लिखा हो? सेल्स लिखा हो, राइट? तो फिर आपको, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स माइनस परचेज। यहाँ आपको आउटपुट के बदले सेल्स दिया है और इनपुट के बदले दिया है परचेजेस। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की परचेज 16,500 है, वही उसका इनपुट है, करेक्ट और नॉट? उसने 16,500 का कॉटन परचेज किया फार्मर से, और उसने गुड्स प्रोड्यूस किया 47,300 का, ये उसका आउटपुट हो गया। यही उसने बेच दिया, इसलिए उसका क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। मान लीजिए इसमें से वो 30,000 का गुड्स बेचता रिटेलर को, इसका मतलब उस कितने का स्टॉक वो अपने पास रख रहा है? 17,300 का क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो उसने इस साल प्रोड्यूस किया कि नहीं किया? किया ना। इसीलिए हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर, ये फॉर्मूला आप देखें तो क्या हो रहा है, जीवीए प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही हो रहा है ना। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो जीवीए में आप क्या ऐड कर रहे हैं, क्लोजिंग, क्योंकि वो उसी साल प्रोड्यूस हुआ। ओपनिंग क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो इस साल नहीं पिछले साल से आया है। किसी भी बिजनेस का एक साल का ओपनिंग स्टॉक मतलब वो किस साल में प्रोड्यूस हुआ हो, उस साल में जिस साल में ओपनिंग दिख रहा है, पिछले साल में। पिछले साल, पिछले का जो क्लोजिंग था वही इस साल का ओपनिंग है, इसीलिए हम ओपनिंग को माइनस कर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? वही चीज जो समझाया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लिखिए आप लोग, ये आपको वापस लिखना है। ऐसा लिखिएगा इसको। तो जीवीए का
जीवीए तो है ही ना, ये रहा जीवीए, तो वही जीवीए यहाँ ले लिया। चेंज इन स्टॉक के बदले में लिखते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। भी हो गया जीडीपी डैम्प तो हो रहा है, वो हो ही रहा है, वो तो सीधी सी बात है। ना। ए प्लस की वैल्यू माइनस हाँ, मतलब डीवीए दो बार है। जीवीए, हाँ 2 बार ऐड हो गया। ये है जीवीए प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो अब चेंज इन स्टॉक के बदले हमने अगले स्टेप में ये लिख दिया है। जीवीए तो वही रहेगा ना, है ना। कोड में लिख लीजिएगा सेल्स, आउटपुट एंड सेल्स। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया कंसेप्ट पूरा, राइट। इसके साथ हमारा प्रोडक्शन मेथड खत्म हो गया। ठीक है। जो हमारा सेकंड मेथड है वो हम मतलब नेक्स्ट जो मेथड है वो इनकम मेथड। ये हम अपनी कल की क्लास में देखेंगे।